Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we are discussing three major articles. पहले आर्टिकल में सोलर ऑर्बिटर मिशन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है. वैसे तो ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर स्पेस मिशंस के बारे में यूपीएससी इतनी डिटेल में जाता नहीं है. सेकंड यूरेशियन ऑटर के बारे में एंड थर्ड ग्रीन विकसित भारत फ्यूल के बारे में है. आइए एक एक करके इन टॉपिक को समझते हैं. सबसे पहला जो हम मिशन के बारे में बात करेंगे, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जो सन के साउथ पोल की इमेज कैप्चर करेगा. मतलब ये पहली बार है किसी स्पेसक्राफ्ट ने सन के जो साउथ पोल है उसकी इमेज कैप्चर की है. और यहां पर नॉर्थ पोल का तो डाटा स्टिल आप ये कह सकते हो ट्रांसमिट हो रहा है एंड जल्द ही हमारे पास वो भी डाटा अवेलेबल हो जाएगा. तो इससे हम सन की मैग्नेटिक फील्ड, सोलर साइकिल और सोलर विंड्स के बारे में और बेटर फॉर्म में समझ पाएंगे. जैसे क्लोरीन मास इजेक्शन के ऊपर इस साल भी आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, पिछले 2-3 बारी से इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है. तो अगेन ये सेम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका आर्टिकल है. देन यहां पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं वो पोलरीमेट्रिक एंड हेलियोसिस्मिक इमेजर है, एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट इमेजर है, देन सोलर विंड एनालाइजर है. ये ऑर्बिट करेगा इलिप्टिकल पाथ में सन के नॉर्थ और साउथ पोल के आसपास एंड इसे लॉन्च किया गया था 2020 में एंड यूरोप और नासा का मिलके ये आपका एक टुगेदर मिशन है. और बाकी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम सन के दोनों पोलों को अंडरस्टैंड कर सके, देन मैग्नेटिक फील्ड और उसके स्ट्रक्चर को समझ सके एंड सोलर साइकिल को हम यहाँ पे समझ सकें. इससे कहीं ना कहीं हम स्टडी कर पाएंगे ओरिजिन और बिहेवियर सोलर विंड का एंड कैसे ये अर्थ के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं हम उसको भी समझ पाएंगे. वंस हम सोलर साइकिल को समझ जाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं आप ये मान के चलें कि सोलर मैक्सिमा और मिनिमा का हमें अंदाजा लग पाएगा और इससे हमारी जो प्रेडिक्शन है सोलर मास इजेक्शन की वो और बेटर हो पाएगी. तो कुछ इस पोजीशन में ये आपका ऑर्बिट करेगा सन के इर्द गिर्द. अब ये जो था आपका मेजर आर्टिकल था. देन सेकेंड आर्टिकल आपका यूरेशियन ऑटर के बारे में. अब क्यों हम इसे डिस्कस कर रहे हैं? अभी राइट नाउ हमने बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन पे कभी कश्मीर में से देखा नहीं है. तो लीडर रिवर के पास कश्मीर में ये आपका यूरेशियन ऑटर देखने को मिला है और ऑलमोस्ट 30 साल बाद आपको यहां पर ये देखने को मिला. तो गुरेज वैली जो है आपकी, वहां पर इसकी वापसी बहुत अच्छे संकेत है. कहीं ना कहीं इसकी पॉपुलेशन के ऊपर इंपैक्ट वाटर पोल्यूशन का, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का और हंटिंग कर रहा है. IUCN की लिस्ट में अगर हम बात करें तो नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है ये. एंड ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपका एनिमल स्पीशीज देखने को मिलता है एंड ये आपको एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका में भी देखने को मिल जाता है. इंडिया में वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया ये इसके मेजर एरिया आपको देखने को मिलते हैं. तो वैसे अगर हम बात करें तो जनरली कार्निवोरस कैटेगरी का ये आपका एनिमल है जो फिशेस, एम्फीबियन, क्रस्टेशियन, स्मॉल मैमल्स को खाता है. एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में इसके ऊपर एक डेंस कोट होता है, खाल है, बहुत मोटी खाल है इसकी, और अकेला रहना पसंद करता है. नॉक्टर्नल स्पीशीज की कैटेगरी में ये आता है, रात के टाइम ज्यादा एक्टिव रहता है. तो इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, वाटर की अच्छी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, प्लस बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर करने में हेल्प करता है एंड ये टॉप प्रेडेटर है आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का. दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पे इस आर्टिकल में याद रखनी है. आइए अब बात करते हैं फ्यूल फॉर विकसित भारत. देखो, नेट जीरो अचीव करना है हमें 2070 तक और इंडिया को डेवलप होना है 2047 तक. तो यहां पे क्लीन एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर हमें फोकस करना होगा, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर. तो इसकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और फ्यूल सेफ्टी सिक्योरिटी ये हमारा मेजर मुद्दा यहां होना चाहिए. तो कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में क्या आना चाहिए कि हम कैसे इंश्योर कर सके कि हमारे पास एनर्जी की अवेलेबिलिटी हो ऑल द टाइम. अब इसमें हम ये भी इंश्योर करना चाहते हैं कि भी जो 3 स्टेज प्रोग्राम है इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी का, हम उसको यहाँ पे प्रमोट कर सके और आने वाले समय में हमें ऑलमोस्ट 28,000 टेरावाट पर ईयर क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हमारी कर रही है. तो कहते हैं कि भाई अभी हमारी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत हाई है, तो हमें उस डिपेंडेंसी को कम करना होगा. एंड कहीं ना कहीं नेट जीरो को आप ये मान के चले कि सिर्फ पावर सेक्टर से नहीं, आपको इंडस्ट्रीज और बाकी सेक्टर्स के अंदर भी इसको इंप्लीमेंट करना होगा. हमारे को फोकस करना होगा रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, खासकर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैन बी अ गेम चेंजर. अभी अगर हम बात करें तो
प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इंडिया में बहुत अच्छे खासे नंबर में है, 22 है, ऑल्दो बहुत ज्यादा नंबर तो नहीं है बट 22 है। और हमारे पास फास्ट ब्रीडर रिएक्टर सिर्फ एक ही है। तो यहां पर यूरेनियम की डिपेंडेंसी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, बिकॉज आज भी अगर हम बात करें तो यूरेनियम हम इंडिजिनियसली इतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाते जितना हमारे को सप्लाई की जरूरत है। सेकेंड स्टेज जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जिसका मैंने कहा कि एक ही प्लांट है हमारे पास, अभी इसको नेसेंट स्टेज में है, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा इसे और ज्यादा डेवलप करने में। तो कहीं ना कहीं इससे आप और ज्यादा लाइक फ्यूल जो है आपका, लाइक फॉर एग्जांपल प्लूटोनियम जैसा फ्यूल है, आप इसको यूज कर पाओगे एंड जो वेस्ट है आपका वो रिड्यूस हो जाता है। तो ये इसमें एक बेटर आपको लाइक यहां पर आपको बेटर वेस्ट मैनेजमेंट की कोऑर्डिनेशन आपको यहां पे देखने को मिलेगा। देन थोरियम की अगर बात की जाए, थोरियम हमारे पास अबंडेंट है, बट बात यह कि सेकंड स्टेज में जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उससे थोरियम को आप रन करते हो, दैट इज यूरेनियम 233, आप मोस्टली उससे इसको रन करते हो। तो यूरेनियम 233 अभी हमारे पास रेडली अवेलेबल नहीं है और नेचर में भी बहुत कम अमाउंट में मिलता है। तो सेकंड स्टेज का जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है, जब वो अच्छे से परफॉर्म करेगा तभी ये आपका परफॉर्म कर सकता है। अभी अगर देखा जाए तो मेजरली आपकी एक ही कंपनी, एक दो कंपनीज हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी में डील कर रही हैं। बाकी हमें जरूरत है कि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को यहां पे हम इंश्योर करें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। हाँ, एक बात यह है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है वो कहीं ना कहीं कॉस्ट इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म में इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। तो इंडिया को इसके ऊपर भी R&D इंक्रीज करने की जरूरत है और यहां पे हमें यह भी इंश्योर करना होगा कि हम फॉरेन वेंडर्स को कहीं ना कहीं लाइन अप कर सकें। लाइक आप ये मान के चलो कि हम बहुत ज्यादा उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बट कई बारी सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो जाती है, तो हमें वो इंश्योर करना है। एंड मीनवाइल हमें इस बात के ऊपर भी फोकस करना है कि भाई हम अपनी खुद से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सके। तो अभी हमें फोकस क्या करना है, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना है, ताकि खुद से हम इस तरह के न्यूक्लियर पावर प्लांट हम बना सकें। हमें अपनी R&D को और ज्यादा बूस्ट करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म एक विजन लेके चलना पड़ेगा कि अगले 20 साल में हम क्या करना चाहते हैं, अगले 30 साल में क्या करना चाहते हैं, या अगले 50 साल में हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। एंड जो हमारे फास्ट प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, हमें कहीं ना कहीं इसकी डेवलपमेंट को और ज्यादा एक्सेलरेट करने की जरूरत है और फोकस करना चाहिए कि कैसे हम जैसे लाइक ये आपके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं या थोरियम वाला जो आपका फ्यूल है, उसके ऊपर हम कैसे फोकस कर सके, उसको कैसे और ज्यादा यूटिलाइज कर सके, उसके ऊपर कैसे डेवलपमेंट कर सके, उसके ऊपर भी हमारे को अभी से पॉलिसी डिजाइन करने की जरूरत है यहाँ पे। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको इस आर्टिकल में याद रखनी थी। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।